glass is situated an air bubble in glass is situated at a distance of 3 centimeter at a distance of 3 centimeter from a spherical surface. An air bubble in glass is situated at a distance of 3 centimeter from a spherical surface of diameter 10 centimeter. Of diameter 10 centimeter. Diameter 10 centimeter as shown in figure. Full stop. At what distance? At what distance from the surface? From the surface will the bubble appear? अरे एक बबल है 3 सेंटीमीटर दूर स्फेरिकल सरफेस पे, वो कहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म की आप लोगों को बताना है। हाँ क्वेश्चन कंप्लीट करो। सरफेस will the bubble appear if the surface is will the bubble appear if the surface is A convex, B concave। तो हम सब जानते हैं वो कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कैसी कॉन्केव। तो उसको कॉन्वेक्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब वो दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आ रही है ना तो ऐसी उभरी हुई है। यहाँ पे जब ये दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आ रही है तो ऐसी अंदर की तरफ ये कॉन्केव है वो कॉन्वेक्स। तो आपको बताना है कि यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर दूर हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? हमेशा पोल से। ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और इसमें भी ये जो डिस्टेंस है ना ये 3 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी इमेज हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? ध्यान से बनाना इसको। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल की क्लास में। फॉर्मूला क्या था? μ2 μ1 is equals to μ2 μ1 माइनस माइनस नीचे में r u p। जहां पे μ1 क्या है? जहां से रेज आ रही उसका आ रही मतलब रिफ्लेक्शन। और μ2 क्या है? जहां पे रेज जा रही। अगला स्टॉप देखो ये पोल है, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो दी हुई है हमको कितनी? 3 सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। प्लस माइनस छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। रेडियस 5 दी हुई है क्योंकि डायमीटर 10 दिया है तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस है और यहाँ पे यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस को आप लोग डिसाइड करेंगे। वैसे यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर है और इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसलिए इसको बनाना जरूरी है। इसमें आप लोगों को ये भी बताना है कि इमेज वर्चुअल बनेगी या एक्चुअल बनेगी और उस डायग्राम में वहां पे बना के भी दिखाना है कि कैसे वहां पे बन रही है, कैसे। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया नहीं है लेकिन इसमें बोल दिया ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेंगे हम लोग? 3/2 1.5। वाटर के लिए 4/3 1.3। और बाहर क्या है? एयर कंसीडर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। यार इतनी देर में ना 3-4 बार आंसर आ जाते हैं।
तो चलो यहाँ पे हमारा जो μ1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, क्योंकि ग्लास है, ये ग्लास से निकल रही है रेज, और μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये वैल्यूज तो हम लोग निकालते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1.5। नीचे क्या लिखूं यहाँ पे समृद्धि, समृद्धि आप यहाँ पर यू की प्लेस में इसके सामने जो लिखा है बड़ा बड़ा कि वो आर है, उसको आर की जगह पर रखेंगे 3, बस 3। अब समझे नहीं होगा कैसे सॉल्व करना है इसको। यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट ये है, पोल से इसकी डिस्टेंस दी हुई 3 सेंटीमीटर, और अगर ऑब्जेक्ट ये है बाहर इसको जाना है तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इसकी डायरेक्शन यही है रेस निकलने की, लेकिन हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए इसको हम लोग लेंगे माइनस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी रेडियस कितनी है +5 या -5, -5, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा पोल से मेजर करते हैं, और पोल से हम ये रेडियस को मेजर करेंगे तो हमको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, इसलिए -5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या -5। इसको सॉल्व करो, बताओ जल्दी आंसर क्या है। वो 1/2 हो जाएगा यार, ये 0.5/5 है ना, तो पॉइंट कितना 1 हो जाएगी, ये 1 माइनस 1.5, 0.5/5 यानी कि 1/10, 0.1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल -0.4, -0.4, तो 1/b की वैल्यू आ गई -0.5, यानी कि कितना हो जाएगा वो 2. हाँ, तो पहले वाले केस में देखो वैल्यू पुट करके ही दिखा देता हूँ यार, 1/b प्लस 1.53 इज इक्वल्स टू 0.5/5, ऊपर नीचे माइनस था, दोनों कैंसिल आउट होगा, तो 1/b इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ये उधर जाके होगा कितना 0.5, तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ से 1/b इज इक्वल्स टू माइनस ये, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। अगर -2.5 सेंटीमीटर वैल्यू आ रही, इसका मतलब इमेज पोल से इसी तरफ बनने वाली है, क्योंकि माइनस का आंसर आएगा। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे इमेज कैसे बनने वाली, प्लीज यहाँ पे देखो थोड़ी देर ध्यान से, ये आपको बनाने नहीं बोला था पर ये आपको पता होना चाहिए। इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस की सेंटर यहीं कहीं पे होगा, तो ये इसका सेंटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी इमेज अगर हमको बनाना है इस ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हमको 2 रेज की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली रे जो होती है वो हम लोग सीधी सीधी ले लेते हैं, ये सीधी सीधी रे, ये सरफेस के बाहर निकलेगी ना, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही थी, बाहर की तरफ चली जाएगी। अब दूसरी वाली हमको बनाना है, तो दूसरी वाली ना इस सरफेस के ऊपर कहीं भी बना दो जहां तुम्हारी मर्जी, मेरी इच्छा थी मैंने बना दिया यहाँ, मैंने इसको बना दिया ऐसा ऐसा। अब देखो ये ग्लास है और बाहर क्या है एयर, मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। सोचो आप खुद कि अगर यहाँ पे दूसरा मीडियम नहीं होता तब तो ये ऐसे निकल जाती, मानते हो इस बात को, तब तो ये ऐसे निकल जाती, लेकिन अब क्या होगा, ये डेविएट होने वाली, और ये डेविएट होगी किस तरफ, इसका पता लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ दो, ये हमेशा नॉर्मल बन जाता है, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। तो देखो यहाँ पे मैं इसका नॉर्मल बना देता हूँ, नॉर्मल बनाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, सेंटर से जोड़ देंगे,
और जैसे ही सेंटर से जोड़ेंगे तो हमको मिल जाता है हमेशा क्या नॉर्मल, ये बन चुका है नॉर्मल, यानी कि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो हमेशा क्या होता है, अभी अभी शिफ्ट होती है, कहाँ हो जाएगी वो नॉर्मल से अवे। अब देखो ये नॉर्मल है हमारा, इससे अवे शिफ्ट होना है, तो जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन अब नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, तो देखो वो ऐसी शिफ्ट हो गई, तो इसको मैं बना देता हूँ कि वो ऐसी चली गई, ऐसी देखो नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो गई। लेकिन जो बंदा वहां से ऑब्जर्व कर रहा है वो जब इसको बैक ट्रेस करेगा, इसको बैक ट्रेस करेगा और इसको बैक ट्रेस करेगा, तो देखो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, यहाँ कहीं पे पीछे जाके मिलने वाली, पीछे जाके ये देखो इसको हमने वापस से बैक ट्रेस किया, ये पीछे कहीं जाके मिलने वाली, ये ऐसे पीछे जाके ये जहाँ पे मिली, तो जो ऑब्जर्वर होगा ना उसको दो रेज अपनी आंखों पे आके दिख रही है, एक रे ये वाली और एक रे ये वाली, ये इनको बैक ट्रेस करेगा, ये जहां पे मिलेंगी ना वहीं पे उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसकी इमेज दिखाई देगी। तो देखो ये कहाँ पे मिल रही है जाके, इस पॉइंट पे, तो यहीं पे उसको क्या दिखने वाली है, इमेज, इस वाले पॉइंट पे उसको इमेज दिखने वाली है। और अभी कैलकुलेशन से भी हमारा क्या है, -2.5, ये होगा ना -2.5, माइनस में है इस तरफ क्यों, और 3 से थोड़ा सा इधर को है, मतलब ये 2.5, हमने पूरा ऐसा करके देख लिया। तो ये इमेज पहले बताओ रियल है कि वर्चुअल, क्यों वर्चुअल है, लास्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था, किसी को याद है इमेज कब रियल बनती है कब वर्चुअल, कब, आजकल तक सब बोला एक्चुअली मीट नहीं करते और जो क्लाइंट्स एक्चुअली इनको चेक करते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे देखो ये और ये रे एक्चुअल में मीट नहीं की, इसको आपने आगे एक्सटेंड किया तब जाके ये मीट की, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन जब एक्चुअल में मीट करेगी ना ये रेस, तब जो इमेज बनती है हम उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज का। हाँ वो एक समझने का तरीका है, लेकिन क्या है वो उसके साथ में मिरर के साथ में उल्टा सीधा हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा कन्वीनियंट तरीका है। एक्चुअल में मीट करी तो रियल इमेज, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है आप जुगाड़ करके इसको मीट करवा रहे हो तो क्या ये वर्चुअल इमेज। इसके लिए डायग्राम बनाओ, पहले तो आंसर निकालो इसका, -1.66, यानी कि इमेज किसी तरफ को बन रही है और वर्चुअल एक रियल है, देख लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, इसके लिए भी पता है μ1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1.5 या 3/2। ऐसा क्यों सर, भाई जहां से रेज आती है वो हमारा μ1 है और जहां पे रेज जाती है वो हमारा हो जाता है μ2, तो इसके लिए ये 3/2 और ये 1 है। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, ये देखो इसकी जगह पे लिख देते हैं क्या, 1/v माइनस 1.5 अपॉन इतना इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5। अब देखो ये वाली जो सरफेस है, ये जिस भी स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। उस सेंटर को आप मेजर करोगे पोल से, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा, और ऑब्जेक्ट से रेज भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, इस बार रेडियस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जनरली हम लोग रेडियस कैसे बनाते हैं, सेंटर से सरफेस की तरफ, लेकिन इस बार हमें क्या बनाना है, तो हम लेंथ पढ़ेंगे, हमको हमेशा पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करना है। हमारा पहला साइन कन्वेंशन यही था कि हम कसम खाते हैं सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। मैं बोलूंगा इसकी रेडियस कितनी, तो आप बोलोगे सर ये है रेडियस, पोल से दिखाओगे हमेशा, पोल। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग, तो रेडियस की बार हो जाएगी पॉजिटिव, और इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देते हैं 5। इस बार 5 है नीचे में, अब इसको मैं भेज देता हूँ उस साइड, ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू -0.1, उधर जाके ये बन जाएगा क्या, -0.5, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ ये तो 0.6 हो गया, यानी कि 10/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.66 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही होगी, यहाँ कहीं पे फॉर्म हो रही होगी, सॉरी यहाँ कहीं पे, ये 3 है, ये 1.5 होगा, यहाँ कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही होगी। आप लोग क्या डायग्राम बना के बता सकते हैं,
कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं बताइएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखो जो काम कॉमन है वो हमेशा से वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, इससे एक रे आप बिल्कुल सीधी 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 बना देना, वो नहीं तो सीधी निकल गई। दूसरी रे जो होगी वो यहां से निकलेगी और यहाँ कहीं पे जाएगी। अब ये दूसरे मीडियम में जा रही है तो या तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी या नॉर्मल से अवे। इसके लिए पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे बनाएंगे यहाँ पे, हाँ नॉर्मल इधर से हमेशा सेंटर से जोड़ना होता है, और हमें पता है इसका सेंटर ना यहाँ कहीं पे होगा, ये इसका सेंटर है। तो इसका मैं बना देता हूँ नॉर्मल, इससे जोड़ते हुए नॉर्मल बना दिया। ये हमने बना दिया नॉर्मल। अब इस रे की तो इच्छा थी कि वो रे जो है वो ऐसी चली जाए। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो वो रे ऐसी ही जाने वाली, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि वो डेंस मीडियम से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, क्यों से भाई ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जबकि डेंस से रेयर में जाती है क्या होता है, हमेशा अवे हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये जाना चाहती थी ऐसी, ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगी भाई। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। एक्चुअल ये था, नॉर्मल से अवे का मतलब है इधर। हाँ अगर इधर डेंस मीडियम होता ना तो ये ऐसी हो जाती टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ से हमको डेविएशन दिखाना पड़ता है, ये है टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये डेंस मीडियम है, ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये नॉर्मल से जब अवे जाएगी, देखो ये ऐसी निकल जाएगी, ऐसी अवे हो गई। अब जिसको भी अपनी आंखों पे आती हुई दिखाई देगी, वो इसको बैक ट्रेस करेगा, वो इसको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर भी बस। ये वाली रे और ये वाली रे, ये पीछे यहाँ पे उसकी जाती हुई मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको लगेगा कि ना इमेज यहाँ पे, इमेज उसको यहाँ पे देख लो, दिख रहा है। ऐसे करके आप लोगों को डायग्राम बनाना है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने बनाया था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में हम लोग बना। मैं हर बार कोशिश क्या करता हूँ, हमेशा ना ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, ठीक है। अगर वो बोलता है रेयर से डेंसर में जा रही तो पता है इसको मैं उठा के इधर रख देता, तो ऑब्जेक्ट मेरा एक ही जगह रहता है। अगर डेंसर से रेयर में जाना है तो इस ग्लास को डेंसर मीडियम को ही मैं यहाँ ले आऊंगा, ऑब्जेक्ट में हमेशा यही रखता हूँ। एक ही तरीके से बनाते रहोगे ना, हमेशा कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लेंसेज। वो बना लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबका आंसर सेम आ जाएगा, समझ जाना सही। लेंसेज, हेडिंग डालो लेंसेज। और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, क्योंकि स्पीड में लिख रहा है। और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है इसको। A lens is a transparent refracting medium bound by two spherical surfaces. कई बार एक सरफेस स्फेरिकल होती है और एक प्लेन भी होती है ना। बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन सरफेस, अदर प्लेन सरफेस। अब टाइप लिख देना, नंबर 1 है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज। देखो जो कन्वर्ज करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, सीधी बात। जो कन्वर्ज करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स।
अब मैं कुछ भी एक शेप बना दूं, बोल दूं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। जो भी कन्वर्ज करेगा वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। लिखिएगा नंबर 1 कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज। लिखिएगा इसमें अ कॉन्वेक्स लेंस इज दैट, अ कॉन्वेक्स लेंस इज दैट which is thicker in the middle and thin at the edges, and thin at the edges, and converges, and converges. इसके डायग्राम बना लेना है। इसके नीचे लिख लेना डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। हम इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस इसका नाम सुन लो, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2 कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंसेज। हाँ लिखवा रहा हूँ, फास्ट लिख रहा हूँ। कॉन्केव और कन्वर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग लेंसेज। कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंसेज इसमें लिखना अ कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। अ कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल, thinner in the middle and thicker at the edges। अब इनके नीचे नाम लिख लो, वो क्या हो जाएगा, डबल कॉन्केव, ये प्लेनो कॉन्केव, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये सबका नाम लिखो। हाँ इसकी ये जितना है उतनी नीचे भी। अब आप लोग देखो ये और ये थोड़ा सा सेम टाइप के दिख रहे हैं, है ना। ये वाला और ये वाला देखो, दोनों में ऐसी ऐसी वाली सरफेस है, पेट निकले हुए टाइप की, और दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। देखो दोनों की सरनेम अलग अलग है, एक की सरनेम है कॉन्वेक्स और एक है, एक की एक है नीचे वाले की कॉन्केव। मैंने इसका नाम बताया था कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। जो कन्वर्ज करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स, और जो डाइवर्ज करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्केव। तो सरनेम से हमको पता चल गया। अगर आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बताऊं, अगर इन दोनों का थोड़ा सा ज्यादा मोटा दिखा के, देखो ये थोड़ा सा कर्व है इसमें, और पीछे वाले में जम के कर्व, ये ऐसा टाइप का है ऊपर वाला, और नीचे वाले में पता है ये वाली सरफेस आगे है, ये वाली सरफेस आगे है, और एक कम कर्व वाली पीछे है।
तो भाई यही बनाओगे तो ये तो बाहर निकल जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, ये वाली सरफेस को जो कम कर्व है उसको थोड़ा सा पीछे बना देते हैं। इसलिए देखो ये ऐसा बनना है, कर्व दोनों समझ में आए? चलिए लिखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, important terms related to lenses. कॉपी के बाद क्या करूंगी, पेस्ट, पेस्ट करना, उठा के ले जाना है इसको। तो ये देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारा ना लेंस, लेंस में देखा है, लेंस ऑप्शन जहाँ भी है, देखो ये वाला जो लेंस है ये दोनों में डूबड़ा हुआ है, पीछे निकालो, ये हमारा हो जाएगा क्या, डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो जाएगा, डबल कॉन्केव लेंस। इसमें दोनों साइड ना अंदर की तरफ दबे हुए, पास कर जाना, देखते जाओ। अब देखो इसमें आप बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये क्या कहलाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यही हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें देखो दो कर्व सरफेस, तो इसमें कितने पोल हो जाएंगे, दो पोल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो दो कर्व सरफेसेस हैं, देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इसको स्किप मत करो, तो बाद में C1 का P1 P1 का D1 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके चलेंगे, जरूरी नहीं यहीं पे कंसिडर करो, यहाँ से भी काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी। तो देखो यहीं से हमेशा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रेज आएंगी, तो पहले किससे वो फॉल करेंगे, किससे वो स्ट्राइक करेंगे, ये वाली सरफेस पे। तो मैं इसको ना सरफेस 1 कहा करूंगा हमेशा। तो इसके ऊपर जो पोल है वो क्या कहलाएगा, P1, इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, R1, इसका सेंटर क्या होगा, C1। ये वाली जो सरफेस है इसमें रे बाद में टकराने वाली है, P क्या कहलाएगा, सरफेस 2, इसका सेंटर 2 C2, इसके लिए पोल क्या हो जाएगा, P2, इसका फोकस क्या हो जाएगा, F2। मतलब सारी चीजें P से शुरू होंगी, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इस लेंस के बीचों बीच से ये जो एक्सिस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस है। दूसरी चीज ये होती है कि इसका जो मिडिल पोर्शन है, देखो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ये सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसको ये एक्सिस जहां पे कट करता है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये थी सरफेस 1, ये थी सरफेस 2, उसके बाद ये था हमारा पोल 1 और ये था हमारा पोल 2, ये है ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के लिए कॉमन है, एक ही होगा ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद होता है क्या, प्रिंसिपल फोकस। अब हमें ना यहाँ पे दो फोकस मिलने वाले हैं, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको। पहले दिखाओ कितना लेंस होंगे, कोई बात नहीं, जा ले। यहाँ पे देखो ये रे आपको दिखी कैसे, एकदम सीधे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ये आया तो देखो ये नीचे की तरफ आ गया। लेकिन एक और चीज देखो, जो इसके फोकस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी वो बिल्कुल सीधी बाहर निकल जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाती है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है, और जो बीच से जाती है वो तो बीच से जाती है। आपको दिख रहा है कि नीचे, देखो जो ऊपर थी वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गई, जो नीचे थी वो ऊपर शिफ्ट हो गई, और जो बीच में थी वो बीच की जा रही। यहाँ पे ये तीनों रेज मैंने ना पैरेलल बनाई, ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे, तीनों रेज पैरेलल। और किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पैरेलल कब होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फानाइट, इन्फानाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है। इसमें देखो इसमें क्या होगा, ऊपर वाली रेज कहाँ जाएगी, ऊपर वाली रेज ऊपर, नीचे वाली रेज नीचे, मतलब ये देखो डाइवर्ज कर रहा है, ये फैला रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने डाइवर्जिंग लेंस कहा, और वो कन्वर्ज कर रहा है, वो एक जगह लाने की कोशिश कर रहा है।
तो कन्वर्जिंग लेंस। तो अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दूं, तो देखो ये रेज जो है ना, अगर इन्फानाइट से आ रही है, ये इसके ऊपर आएंगी, उसके बाद इसके ऊपर आएंगी और इसके बाद इसके ऊपर आएंगी। अंदर क्या होने वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो आपने देखा उसके हिसाब से क्या होगा, ये आगे जाके ना यहाँ पे मिल जाएगा, ये आगे ऐसा जाएगा, ये आगे ऐसा निकल जाएगा। तो देखो तीनों एक जगह पे मिल रही है, तो हमको ना यहाँ पे इमेज मिलेगी पॉइंट साइज की इमेज। यहाँ पे हमको पॉइंट, देखो सारी रेज एक ही जगह पे मिल रही है ना, तो एक छोटा सा हमको पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये इमेज हमको कहाँ मिलती है, फोकस पे, जिस पॉइंट पे मिलती है ना वही क्या कहलाता है, इसका फोकस कहलाता है। जहाँ पे सारी रेज जाके मिल जाती है वो क्या कहलाता है, इसका फोकस कहलाता है। एक बार समझ में है? तो इसके लिए देखो ये है फोकस। उसके बाद देखो आप, यहां से अगर रेस जाती वो भी तो यहाँ जाके मिल जाती, लेकिन अभी तो यहाँ से कोई रेस जा नहीं रही, लेकिन इसका भी तो एक फोकस होगा यार। तो अभी रेस वहां से आ रही तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, और वो ऐसी दूसरा फोकस जो हमारे काम का नहीं है। तो रेस जहां पे जाके मीट करेंगी क्या कहलाएगा, फोकस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो फोकल डिस्टेंस होगी, फोकल लेंथ, हम लोग हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, ओ से। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। तो याद रखना, जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो और देखना आंसर अगर नेगेटिव आ जाए, तो चुपचाप उसको पॉजिटिव कर देना, भाई गलती आपके लोग कैंसिल ही हो। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99.99% केस में हमेशा पॉजिटिव होती है। कब, जब ना बाहर रेयर मीडियम हो और ये हमारा डेंस मीडियम। पर किसी एक क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें थोड़ा सा घुमा देता है, बाहर क्या रख देता है, डेंस मीडियम। तो भाई क्वेश्चन में लिखना है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, ऐसा एक लिक्विड है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये रेयर मीडियम हो गया, तब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन 99.9% केस में क्या होगा, हमेशा हमको पॉजिटिव फोकल लेंथ मिलने वाला है। अब दूसरा वाला केस देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक और, अच्छा इसमें अपर्चर कितना होगा, जहां से जहां तक की रेज को ये कन्वर्ज कर सकता है ना, वही इसका अपर्चर कहलाता है। इसमें देखो, क्या इस रे को ये इसने कन्वर्ज किया, नहीं। जहां से ये शुरू हो रहा है और जहां तक ये खत्म हो रहा है, बस वहीं तक की रेज को तो ये कन्वर्ज कर पाएगा। ये देखो, यहां से लेके जो रे यहां तक की जाएगी, मतलब ये क्या है, इसका अपर्चर। ठीक है, हाँ सारी डिस्टेंस हम लोग पूछ लेंगे। इसके आगे छोटी सी एक और हम लोग एजम्पशन लेना कि ये जो लेंस है ना बहुत थिन, इतना थिन है, इतना थिन है कि P1 P4 को एक ही पॉइंट पे, इतना थिन भी लेंस होता है, होता है। मैं पास करता हूँ ये देखो, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस। देखो लेंसेज, ये भी बहुत मोटा लेंस है जो आपने पकड़ा है। एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो इससे भी ज्यादा थिन लेंस है। ठीक है, तो दूसरा वाला हम लोग यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। दूसरा वाले में देखो, ये देखो, ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, अरे इधर ध्यान दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पोल। ये क्या हो जाएगा, P1, ये क्या हो जाएगा, P2। उसके बाद देखो, अब इसमें जो रेज आएंगी, अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ये रेज क्या होती है, ऐसी डाइवर्ट हो जाती है। ये ऐसी आई, ऐसी डाइवर्ट, जो रे ऐसी आई वो तो ऐसी निकल जाती है। अब आप देखो, जो ऑब्जर्वर उस साइड होगा, उसमें सारी रेज कन्वर्ज होके, ये देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे से आती हुई दिखाई देगी, तो उसको इमेज ना यहाँ पे दिख रही है। और ये क्या हो जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट जो होता है इनफाइनाइट पे होता है, रेज पैरेलल होती है, और जहां पे उसकी इमेज बनती है वही क्या होता है, उसका फोकस होता है। अब यहाँ पे देखो, फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, ओ से लेके एफ। रेज आ रही है ऐसी और हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। क्या हमेशा नेगेटिव होगी, जब हम रेयर और इसको डेंस मानेंगे तब। और 99.9% केस में यही है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेयर, और इसको क्या मानेंगे, डेंस।
ये तो समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद ले लेना है। अब इसमें देखो C1 और C2 बनाना है, मुझे यहाँ पे C1 और C2 बनाना है। उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि C1 C2 को नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब आप देखो इसमें दो कर्व सरफेसेस हैं, दो कर्व सरफेसेस का मतलब दो अलग अलग सर्कल के पार्ट है, एक्चुअली स्फीयर के पार्ट है, तो ये हम सर्कल बोलते हैं। तो ये जो सरफेस 1 है ना, वो इस सर्कल का पार्ट, ये देखो इस सर्कल, तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। तो देखो P1 इधर है, S1 इधर है, लेकिन इसका सेंटर इस तरफ होता है। और जो दूसरी सरफेस है वो इस किसी स्फीयर का या सर्कल का पार्ट है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरफ C2 होता है, उस तरफ C1 होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इस वाले केस में देखो क्या होगा, ये इस वाले सर्कल का पार्ट है, तो इसका C2 यहाँ होगा, इसमें ये इस वाले सर्कल का पार्ट है, इसलिए इसका सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ। तो C1 C2 P1 P2 को इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, तो न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट स्टडी। ये सारी चीजें समझ गए। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, नंबर 1 है प्रिंसिपल एक्सिस, नंबर 1 है प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 है ऑप्टिकल सेंटर, इनके बारे में कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, इनके बारे में तुम लोग खुद से ही लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 3 है प्रिंसिपल फोकस, दो फोकस होते हैं। देखो रेज इधर से आ रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस है, जहाँ पे एक्चुअल हमको दिख रही है। लेकिन ये भी तो एक कर्व सरफेस है, यहाँ पे भी एक फोकस होगा। जब तुम इधर से रे मारोगे ना, तो वो डाइवर्ज होकर इधर आएंगे, इधर वाला फोकस ना वो भी हमारे काम करेंगे, वो प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद लास्ट चीज है अपर्चर, अपर्चर। अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हाँ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस लेंस LENS, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो हम लोग ना एक्चुअली दो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, एक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला और एक है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में क्या होगा, हमको एक बना बनाया लेंस मिल जाएगा, उसकी हमको फोकल लेंथ पता होगी, हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होगी U, और हम लोग B को निकाल लिया करेंगे। लेकिन इसके नाम में छुपा हुआ है मेकर्स। ये जो लेंस बनाते हैं ना, उन लोग इस लेंस का यूज करते हैं। तुम जाओगे, तुम मान लो एप्पल कंपनी में जॉब करते हो, मैं एप्पल कंपनी में जॉब करती हूँ, जाएगी कि भाई मैंने एक नया आईफोन 27 लॉन्च किया है, उसके लिए मैं कैमरा बना रही हूँ, उसके लिए मुझको एक ना लेंस चाहिए। लेकिन स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए उसका अपर्चर तो मैं बता रही हूँ इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको अब बना के इसका फोकल लेंथ इतना होना चाहिए, तो भाई उसका कर्वेचर कितना होना चाहिए, मतलब आर को वो डिसाइड करेगा, म्यू को वो डिसाइड करेगा, मतलब उसके पास जो म्यू होगा उसके अकॉर्डिंग तो आर को डिसाइड कर लेगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों चीजों को ना क्या करता है, आपस में मिलाता है। ठीक है, तो ये कौन यूज करता है, जो लोग लेंस बनाते हैं। तो इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए लिखिएगा इसके बारे में। इट इज अ रिलेशन दैट कनेक्ट्स, is a relation that connects focal length of a lens, focal length of a lens to radius of curvature, focal length of a lens to radius of curvature of the two surfaces, of the two surfaces of lens and refractive index of surrounding and lens material, surrounding and lens material।
देखो ये हमारा लेंथ है, हमको हर बार μ1 μ2 हम लोग लिखना करते हैं। इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिख लेंगे μm, मतलब मीडियम का। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या ले लेंगे, μl, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे में समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू μl अपॉन μm माइनस 1 बाई r1 1 बाई r2। छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इसने किन किन चीजों को कनेक्ट किया है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को इसने कनेक्ट कर दिया है। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना है यहाँ तक के पहुंचना है। करेक्टली मैटर, इसको हम लोग एफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। चलो लिखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन नंबर 1, all distances are measured from optical center. All distances are measured from optical center है, उसे हम मेजर करेंगे। लेकिन आगे चल के हम लोग ने लिखने वाले हैं कि बहुत थिन है तो O और P1 P2 एक ही है। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में रे जाएगी, वही रे पॉजिटिव है। ऊपर जाएगी तो ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट जाएगी तो लेफ्ट पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। और उसके बाद नंबर 3 लिखना, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस F इज पॉजिटिव, फॉर कॉन्केव लेंस F इज नेगेटिव। अभी हम लोगों ने उसको देख भी लिया था, कैसे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, कैसे नेगेटिव बोल रहे हैं। जिनको डाउट है इधर पीछे देख सकते हैं, ये नेगेटिव है इसके लिए F, और इसके लिए F की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये हमारा ना साइन कन्वेंशन है। ये चीजें हम लोग ना अब बाय डिफॉल्ट रख देंगे। उसके बाद दिखेगा एजम्पशन। कई बार एजम्पशन पूछ लेता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूले के एजम्पशन बताइए। नंबर 1, lenses are thin. Number 1, lenses are thin. Number 2, point object lying on principal axis. हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। नंबर 3, aperture is very small. Aperture is very small. और नंबर 4 है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल। ऐसा भी लिख सकते हो, आपको याद हो गया हो, आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल। देखो आपने जो एजम्पशन लिखे हैं, सबसे पहले आपने क्या लिखा था ऊपर में, नीचे से ऊपर चलते हैं कि अपर्चर बहुत छोटा सा है। तो देखो एकदम छोटा सा लेंस है, अपर्चर बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखो ये छोटा सा मैंने ये लेंस बना लिया। उसके बाद आप बोल रहे हो कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इससे देखो जो भी रेज जाएंगी तो वो तो ऑब्वियसली एंगल बहुत छोटा बनाएंगे, है ना। तो अपर्चर छोटा लेने से ना सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। अपर्चर बहुत छोटा है। चलिए अब इसके डेरिवेशन पार्ट में चलते हैं। तो आप लोग बना लीजिए लेंस, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। भले लेंस हमारा बहुत थिन है, लेकिन समझने के लिए उसको हमको थोड़ा सा थिक लेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका O, और यहां पे है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो इससे मैं दो रेज निकाल रहा हूं, दोनों रेज जहां पे मीट होंगी वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। तो देखो ये पहली रे निकली, सीधी गई तो ये सीधी निकल जाती है, ये तो हम सबको पता है। एक चीज याद रखना, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना तो सीधी निकल जाएगी, चाहे कहीं से भी आए। सर अगर मैं यहां से इस पे इंसिडेंट करूं तो अगर ये भी सीधी निकल जाएगी, जो इस पे टकराएगी वो सीधी निकल जाएगी।
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इससे पहले। तो चलो ये तो ऐसे टकराई तो ये सीधी सीधी निकल गई। अगली वाली जो है वो यहां से लेके यहां तक के पहुंची। अब देखो अंदर का जो मैकेनिज्म है वो हमको देखना है। अब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो कैसा होगा, वो ऐसी जाके यहाँ कहीं पे उसको टच कर जाएगी, और यहाँ पे बनेगी जो इमेज, हम उसको क्या नाम दे देंगे, आई का। कैसा एक्चुअल में होगा। हाँ, कि भैया यहाँ जब वो रेयर से डेंस में गई तब तो आपने रिफ्रैक्शन दिखा दिया। अब वो डेंस मीडियम से रेयर में जा रही है ना यार, तो यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन होगा। हाँ, तो अभी हम लोगों ने जब इसके पहले पढ़ा था तो उसको हम लोगों ने ज्यादा अच्छे से देखा नहीं था, लेकिन अब हमको यहाँ पे उसको कंसिडर करना है कि भाई जैसी मीडियम चेंज हुआ तो फिर से वहां पे क्या देखने मिलेगा, हमको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब देखो होता क्या है यहाँ से, अब जब ये यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो मैं अब ब्लैक कर देता हूँ कि ये यहाँ से तो जाना चाहती थी ऐसे, और इसकी इमेज बनना चाहती थी यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये वाली सरफेस ना होती, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक ही सरफेस पढ़ा था, इमेज सीधे जाके वहां पे बन जाती है। लेकिन अभी जो है इमेज वहां पे नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी सरफेस है ये भी कैसी है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मीडियम चेंज है। तो क्या होगा, ये जो है ना यहाँ से और ज्यादा बैंड होके ये यहाँ कहीं पे जाके मिलती, और यहाँ पे एक्चुअल इमेज बनती। जो हम लोग इमेज देखते हैं ना वो ये वाली, एक बार ये ऐसे जाके ये ऐसे, उसके बाद वापस से ये ऐसे हो जाती है, और इमेज एक्चुअली यहाँ पे बनती है। ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म। क्या इतना समझ में आया? दो बार रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि दो बार मीडियम चेंज हो रहा है, एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर। दो बार मीडियम चेंज हुआ तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। और ये डेरिवेशन के ऊपर 3 4 5 स्टार लगा लो, ये ऑलमोस्ट हर बार पूछता है टेस्ट वेस्ट में या हाफ ईयरली में, टर्म 2 में ये पूछेगा ही पूछेगा। तो हमको क्या करना है कि हमने यहाँ से इसको यहाँ तक के ले गया, उसके बाद दिखाया कि यहाँ पे एक इमेज बनती, लेकिन दूसरी जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इमेज यहाँ पे बनी, इसको मैंने नाम दे दिया, आई नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको कुछ नामकरण करना है, कुछ चीजों को हमको याद रखना है। सबसे पहली चीज ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या नाम देंगे, यू। ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। उसके बाद देखो यहां से लेके ये जो पहली वाली इमेज बनी थी इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, V1। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया V1 कि अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो इमेज यहाँ पे बनती, ये है हमारा V1। अब जहां पे एक्चुअल इमेज बनी है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, कोई सोच के बताओ, V, क्योंकि एक्चुअल इमेज यहाँ पे बन रही है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट वहां पे था, एक्चुअल इमेज यहाँ पे बन रही है, इसलिए उसको हमने यूज कोड में V नाम दे दिया। आप लोगों के लिए टास्क है, जब आप घर जाओगे तब आप लोग क्या करना, ऐसी लेंथ बनाना, इस वाले को भी पूरा गोल बनाना, सेंटर से ये ड्रॉ करना, और देखना कैसे ये जब रेयर से डेंस में जा रही है तभी इधर की खींचती है। अगली बार क्या करना, इसको पूरा गोल बनाना, इससे आप लोग इस पॉइंट के ऊपर ऐसा ड्रॉ करना और दिखाना कि कैसे ये नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो रही है। भाई डेंस से रेयर में जा रही है, इसलिए नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो रही है। यहाँ सेंटर बनेगा, ये देखो ये नॉर्मल, देखो अवे शिफ्ट हो गई। और जिनको पूरा नहीं करना है उसको ये याद रखो, और जो लोग ट्राई करके आएंगे नहीं बन, वैसे तो बन जाएगा बहुत इजी, नहीं बनेगा तो बताना, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव किया है, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, देखो बाहर का म्यू क्या है, म्यू एम, और अंदर जो है हमारा लेंथ है, तो इसका म्यू क्या है, म्यू एल। पहले म्यू एम से म्यू एल में जा रही है, तो हमारा म्यू वन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां से रेज आ रही है, रेज कहां से आ रही है, म्यू एम से, मीडियम से,
और रेज कहाँ जा रही है, म्यू एल में, तो म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, म्यू एल। वो वाला फॉर्मूला लगा लो यार, वो वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में यू अपॉन में वी इज इक्वल टू आर। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी ना, प्लस माइनस का टेंशन नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे आखिरी में, जब हमको वैल्यूज पुट करनी होगी ना, तब हम लोग यू को और वी को ये प्लस माइनस में रख लेना। अभी सिंपली यू आर ये सब लिख लेते हैं, आर पॉजिटिव की नेगेटिव की बाद में क्वेश्चन के हिसाब से रख लेंगे। यहाँ पे देखो, अभी अभी आप लोगों ने बताया म्यू टू किसके बराबर है, म्यू एल के, और ये किसके बराबर है, म्यू एल के। तो मैंने लिख लिया म्यू एल अपॉन वी वन माइनस म्यू एम अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर वन। भाई अभी पहली सरफेस पे टकराया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, मैंने कंसीडर कर लिया आर वन। हो सकता है आर वन आर टू बराबर नहीं हुए, तब क्या करोगे, इसलिए लोग आर वन आर टू दोनों सेपरेट लिख के चल रहे हैं। अब देखो मैंने वहां पे V1 क्यों लिखा, क्योंकि इमेज कहां पे बन रही है, V1 डिस्टेंस पे बन रही है। पहली वाली सरफेस जो है उसको तो पता ही नहीं है कि बाद में क्या है, वहां से जब कोई रे निकलेगी तो उसकी इमेज कहां बनेगी, V1 I1 पे बनेगी। उसको नहीं पता बाद में क्या है, तो कोशिश यही है ना कि इमेज कहां पे बने, यहाँ पे बने। बाद में ग्लास आ गया सरफेस, उसको क्या पता है, उसने तो भैया इस डायरेक्शन में ऐसा भेज दिया। अब हमको दूसरा लॉ लगाना है। अब कहां से, अब देखो ये जो रे है, अब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो बताओ अब म्यू वन की वैल्यू क्या है, म्यू एल। क्योंकि रे जो है ना यहाँ पहुंच चुकी है, अब यहां से यहां जा रही है। अब हमको ना ये वाली सरफेस को स्टडी करना है। तो रे यहां से यहां जा रही है, रे कहां से आ रही है, लेंस के अंदर से। तो म्यू वन क्या हो जाएगा, म्यू एल, और म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू एम। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अगेन हमारा यही वाला फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से मैं लिख लूंगा म्यू एम अपॉन माइनस म्यू एल अपॉन इज इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन में आर टू। इस साइड तो रेडियस है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो म्यू एम के नीचे क्या आएगा, कहां पे बन रही है एक्चुअल इमेज, सेकेंड सरफेस के कारण इमेज कहां बन रही है, बी पे। तो मैंने लिख दिया बी। अब इसके लिए यू क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरे वाले सरफेस के लिए पहली वाली जो इमेज होती है ना, वही ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब क्या करना, बार्बर की शॉप में जाना, नाई की दुकान के सामने आपके एक मिरर होता है, उसको बोलना मेरे पीछे एक मिरर लेके खड़े होता है। तो उस मिरर में भी आपकी एक फोटो दिखाई देगी, आपका चेहरा। अब वो चेहरा क्यों दिख रहा है, जबकि आईना तो आपके पीछे है, क्योंकि आपका चेहरा सामने दिख रहा था मिरर में। वो जो इमेज है ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है। तो पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए क्या हो जाती है, हमेशा ऑब्जेक्ट हो जाती है। जैसे कि मान लो आप यहाँ से आपने एक टेलीस्कोप लगाया है, उसमें 2-3 लेंस लगे हुए हैं। पहले लेंस से जो निकल रही है इमेज, दूसरे के लिए वही ऑब्जेक्ट है ना। वैसे क्या होगा, इसके लिए भी ये जो इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, v1 डिस्टेंस पे। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, v1। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों को जोड़ोगे और एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा। हम लोग कंक्लूजन में पहुंचे। कुछ किए क्या, कुछ भी नहीं, ये तो याद हो जाना चाहिए। कुछ नहीं किए। मुझे दोनों इक्वेशन बताना नेक्स्ट पेज में। पहली इक्वेशन थी म्यू एल माइनस म्यू एम, नीचे यू था, इधर v1 था, इधर था म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में r1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। दूसरी हमारी इक्वेशन थी म्यू एम अपॉन v माइनस म्यू एल अपॉन में v1 इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन r2। अब देखो दोनों में ना सेम टाइप का एक टर्म दिख रहा है,
म्यू एल बाई बी वन, म्यू एल बाई बी वन, क्या करना चाहिए दोनों इक्वेशन के साथ? ऐड कर दो, सीधे नहीं काटेंगे, दोनों को जोड़ दो। देखो समथिंग अपॉन v माइनस समथिंग अपॉन u, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? म्यू m बाई सॉरी v माइनस म्यू l सॉरी, ये मैंने दोनों करेक्ट लिखी है, म्यू एल अपॉन बी वन, म्यू एल अपॉन बी वन, म्यू एम अपॉन यू। हाँ ठीक है ना, सही तो लिखा है। यहाँ क्या बच रहा है? ये वाला टर्म बच रहा है, म्यू एम अपॉन यू इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। अब देखो मेरे को इसमें इसको जोड़ना है यार, दोनों के ऊपर सेम टाइप का टर्म दिख रहा है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, माइनस ब्रैकेट के अंदर म्यू एल माइनस म्यू एल लिख दूं, किसी को भी परेशानी नहीं, तो क्या होगा? म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन निकल जाएगी, तो म्यू एल माइनस म्यू एम को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/r। सर आपने जोड़े हो लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस क्यों है? क्योंकि ना ये उल्टा था, इसको मैंने उल्टा करने के लिए माइनस साइन सामने मल्टीप्लाई करके म्यू एल माइनस म्यू एम लिख दिया था, इसलिए माइनस वहां पे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ कुछ हमको अब जाना पहचाना लग रहा है, यहाँ से म्यू एम को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमको मिल गया है। यह है हमारी इक्वेशन नंबर 3। एज्यूमिंग, देखो ये बड़ा प्यारा वर्ड, एज्यूमिंग ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू इनफिनिट, 1/इनफिनिट क्या हो जाएगा? 0, क्या बच गया? 1/v। और जब जब ऑब्जेक्ट इनफिनिट पे रहा है तब तक इमेज कहाँ बनी है? फोकस से, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोकस से बना, खत्म। एज्यूमिंग ऑब्जेक्ट टू बी एट, ठीक है ना? हाँ ऐसा भी फॉर्मूला है, अभी लेंगे ना, अभी देखो ना, यही तो फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, एक्चुअली इसका डेरिवेशन भी हम लोग बाद में करेंगे, पर यहाँ से भी देख लेंगे सत्ते में। Then u is equals to infinite and v is equals to f. Therefore, 1/f is equals to mu l upon mu m minus 1/r1 minus 1/r2। ये हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 4। और ये इक्वेशन जो है इसके ऊपर या तो इसका डेरिवेशन आएगा या ये यही इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं या इसका डेरिवेशन आ जाता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4, यही लेंथ मेकर्स फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जरा दोनों को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो मैं तो वहां से देख के सीधा भी लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, भी लेंथ फॉर्मूला है। लेकिन इसको हम लोग पूरी रिस्पेक्ट के साथ में अगली क्लास में डिराइव करेंगे। इतना क्लियर है? ये हमारा लेंथ मेकर्स फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कैसी चीज समझ में आ गया? आप लोग बिना देखे डेरिवेशन कर लो? अभी नहीं, अगली क्लास में, क्योंकि 3 4 5 स्टेप नहीं हो जाता है डेरिवेशन, तो अगली क्लास में आप लोगों को डेरिवेशन याद करके आना है। तो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि भाई छोटा सा क्वेश्चन करो बस भूल जाओ। in a thin
in a thin convergent length, in a thin convergent length kept in air, ब्रैकेट में म्यू एल इज इक्वल टू 1.5, फुल स्टॉप. फाइंड फोकल लेंथ, if r1 equal to r2 equal to 100 सेंटीमीटर. ये तो देख के बिना फॉर्मूले के आंसर बता सकते हैं आप लोग. तो देखो म्यू एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू अगर 100 सेंटीमीटर है तो f कितना होगा ये पूछो. हाँ फोकल लेंथ तीन हो गया, v फोकल लेंथ किया. फॉर्मूला लगाने की जरूरत है. अब फॉर्मूला याद होना जरूरी है. फॉर्मूला लिखो, सीधे इसका आंसर बताओ. आंसर आ गया 0. आपको एग्जाम में भी कितने मार्क्स मिलेंगे? 0. चलो देखो कन्वर्जिंग लाइंस बोला है इसने. ये हमारा कन्वर्जिंग लाइन, ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला, ये इसका पार्ट है, और ये वाली जो सरफेस है ये इस वाले का पार्ट है. ये वाला जो सेंटर है ये है C1, और ये वाला जो सेंटर है ये है C2. अब देखो रेज यहां कहीं से आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है. तो देखो C1 तो पॉजिटिव है लेकिन C2 ये तो नेगेटिव है. फोकल लेंथ 0 कैसे भी समझ आएगी? 100. फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. 1/f इज इक्वल्स टू. और एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये म्यू एल है और बाहर म्यू एम है तो यहाँ पे एक रेशियो का बार बार यूज कर रहे हैं ना, म्यू एल अपॉन म्यू एन. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि म्यू टू अपॉन म्यू वन, इस टाइप का. म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम क्या लिख देते थे सीधा 1 म्यू टू, और 1 क्या है? एयर. तो हम लोग सीधे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? सीधे म्यू की वैल्यू रख देंगे. जी हेलो, हाँ बताइए. हाँ हो गया, बताइए. चलाना है. ठीक है, ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, मैं कॉल लगा रहा हूँ. देखो भाई एफ हमको निकालना है. सीधा मैंने म्यू यहाँ पे कैसे लिखा समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों म्यू का रेशियो था, म्यू टू बाई म्यू वन, दोनों 1 म्यू टू लिख सकते हैं. एयर के कंपैरिजन में उसका म्यू ये दिया हुआ है हमको 1.5 माइनस 1, 1/100 माइनस 100. ये एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ. ठीक है, पहले यहाँ से भैया यहाँ से आ रही है तो ये सरफेस 1, और सरफेस 1 के लिए सेंटर क्या होगा? ये सर मैंने बोला था P1 का P2 और P1 का P2 हो जाता है, फिर बोला था यही प्रॉब्लम होती है. रेज वहां से आ रही है तो ये हमारी सरफेस 1 है, जिसका सेंटर ये है. सी जो है ये उल्टा हो जाता है इसमें, तो इन लोगों ने देखा भी था. ये वाले में देखो, इसमें C1 C2 दिखाया था, फिर अगले वाले में दिखाया था कि लेकिन उसमें नॉर्मल अपनी अपनी जगह पे C1 C2. ठीक है,
चलिए मिलते हैं। 10 से 12 10 से 12 Sorry,